हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सबसे पहले इस चैप्टर का मीनिंग पता होना जरूरी है। जो चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, कंजर्व करना, उनको बचाना। एनिमल्स और प्लांट्स को हम कैसे बचाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट के भी हैं, जैसे कि वन महोत्सव है। और हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं और जू वगैरह हैं, वो किस तरीके से कंजर्व किए जाते हैं, आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, मतलब ये चैप्टर हमें क्या क्या बता रहा है: डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस, एक्सप्लेन द प्रैक्टिसेस विच आर थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी, देन एनलिस्ट मेथड्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ IUCN। बेसिकली इस चैप्टर में आप ये सब चीजें पढ़ने वाले हो और आप हर चीज को अंडरस्टैंड करने वाले हो। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस चैप्टर में क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चैप्टर पढ़ना एक अलग बात होती है। आज के टाइम में अगर आप अभी से प्रिपेयर नहीं करके चल रहे हो, अगर आपका जो फोकस है, जैसे कि आपको नीट क्लियर करना है या फिर आपका हर एक का एक एम होता है, हर एक इंसान का। तो लाइफ में अगर आपका अभी से एक एम है कि आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी। क्योंकि यही चैप्टर्स हैं जो आगे बढ़कर क्या होते हैं, 9th 10th 11th 12th बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें हम यही सब पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेपिंग स्टोन्स, वी आर फेमिलियर विद द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड चेन। यू नो वेरी वेल फूड चेन क्या होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। We also understand the interdependence of organisms on one another. What would be the consequences of removing an organism from the food chain? अब सपोज करो आपकी कोई फूड चेन चल रही है, उसमें से आपने कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दिया, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा पूरे फूड चेन पर, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, एक्सटिंक्ट स्पीशीज सुना होगा आपने, एंडेंजर्ड स्पीशीज सुना होगा, है ना। तो ये सब वर्ड्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इसीलिए इन्होंने ये बात बताई है कि अगर आपकी फूड चेन में से कोई भी एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म निकाल दिया जाए, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके फूड चेन पर। ठीक है। Nowadays animals and plants are facing threats because of various human activities। अब एनिमल्स और प्लांट्स को ह्यूमन से क्या थ्रेट हो सकता है और कैसे थ्रेट हो सकता है। आप ये बात जानते हो कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि नई नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, रिहाइश के लिए, रहने के लिए घर बनाए जा रहे हैं, ताकि ह्यूमन बींग्स उसमें रह सके। इसीलिए आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज सुने होंगे जिसमें जो जंगली जानवर हैं, जैसे कि लायन, टाइगर वगैरह, वो ह्यूमंस पे अटैक कर रहे हैं। क्योंकि उनके जो घर हैं वो छिन रहे हैं, तो वो रोड पर आ रहे हैं, मतलब वो घरों की तरफ, विलेजेस की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ह्यूमन बींग्स पर क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है, हम उनके लिए एक थ्रेट बन चुके हैं, खतरा बन चुके हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। अपने फायदे के लिए हम एनिमल्स को मारते हैं, क्योंकि उसकी लेदर, उसकी जो खाल होती है, उसका फर जो है, वो हम यूज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। ठीक है। मैनी ऑफ देम आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, बहुत सारे तो बहुत एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 10 एनिमल्स दैट आर एक्सटिंक्ट, फाइंड आउट इन विच कंट्री दे वर फाउंड, व्हाट वर द कॉज टू देयर एक्सटिंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि आप एज अ स्टूडेंट क्या करो, जितने भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, एटलीस्ट 10 के आप एक लिस्ट बनाओ, और ये देखो ये एक्सटिंक्ट जो है ये कहाँ रहते थे और इनका रीजन क्या रहा एक्सटिंक्ट होने का। जैसे कि आपने देखा होगा, एक छोटी सी चिड़िया होती थी, स्पैरो जिसे कहते हैं। वो पहले बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि ये हमारे मोबाइल फोन्स आ गए, टावर्स लगने लगे सब जगह, तो वो जो छोटी छोटी चिड़िया हैं वो सब एक्सटिंक्ट हो गई हैं, बिल्कुल गायब हो गई हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज ओनली, जो उसकी रेज होती हैं वो इतनी हार्मफुल होती हैं, जो कि जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा रही हैं। इसी वजह से बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो खत्म हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। ठीक है। नाउ बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फोना आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस। द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन पर्टिकुलर रीजन और हैबिtat and their interactions with one another are called biodiversity। ओके। तो बेसिकली हम क्या पढ़े हैं, बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर एक वर्ड आया, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है एक ही रीजन में, एक ही हैबिटाट में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के जानवर जब रहते हैं, तो ये क्या हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे मैंने लोगों का वर्ड यूज किया, तो मैं इसको आपको ह्यूमन बींग्स के साथ अटैच करके बताना चाह रही थी कि जैसे कि आप देख रहे हो, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है।
डाइवर्स कंट्री कैसे है? क्योंकि यहाँ पे हर जाति के लोग रहते हैं, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हर रिलीजन के लोग रहते हैं। हम सारे फेस्टिवल्स एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के लोग एक साथ रहते हैं और अलग अलग फेस्टिवल्स को मनाते हैं। ठीक है। इन शॉर्ट, बायोडाइवर्सिटी डिफाइंस द बायोलॉजिकल रिचनेस ऑफ इन इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी क्या शो करती है कि बायोलॉजिकली वो वहां पे कितनी रिचनेस है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। बायोलॉजिकल मतलब, सपोज करो आपके पास यहाँ पे एक तरह आपने अशोक ट्री लगाया, तो उस पर्टिकुलर एरिया में कितने अशोक ट्रीज हैं उसके जैसे सिमिलर ट्रीज कितने हैं, दैट इज द बायोलॉजिकल रिचनेस, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। Some countries, such as India, have a rich biodiversity ranging from tropical rainforest to desert type of vegetation and alpine vegetation to mangrove forest. So you know very well कि इंडिया जो है एक ऐसी डाइवर्स कंट्री है जिसमें आपको हर चीज में डाइवर्सिटी दिख जाएगी। लोगों से लेकर आपको यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स में भी डाइवर्सिटी मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, डेजर्ट पे भी वेजिटेशन मिलेगी, एल्पाइन वेजिटेशन भी मिलेगी, मैनग्रोव फॉरेस्ट भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको हर तरह के फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री कहलाई जाती है। Many varieties of flora and fauna can be found due to different types of forest। इसी वजह से बहुत डिफरेंट तरीके के फ्लोरा एंड फोना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रेन फॉरेस्ट हैव द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी इकोसिस्टम इन द अर्थ। जो रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट है जहां पर आपको सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आपको मिल जाएंगे। उनकी अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग वैरायटी आपको मिलेगी। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी आपको? रेन फॉरेस्ट में मिलेगी। An ecosystem includes all the living organism in a specific area and their interactions with the non-living components of the environment। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर हैबिटाट में इंटरैक्शन करना, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना, मतलब डिपेंडेंसी। देखो यहाँ पर जैसे कि एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उस पर्टिकुलर का हैबिटाट हो गया, वो डिपेंडेंसी हो गई, वो एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम मेंटेन करना पड़ता है, एक फूड चेन चलती है। जैसे कि ग्रास को किसने खाया? डियर ने खाया। फिर डियर को किसने खाया? लायन ने खाया। तो ये क्या है? ये एक फूड चेन है। ठीक है ना? तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये हर एक इकोसिस्टम, इसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। अब ये जो इकोसिस्टम है, ये आपके जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि वेदर है, वाटर है, सनलाइट है, सॉइल और एटमॉस्फेयर वहां का कैसा है, उस पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि हर जगह पर हर एनिमल नहीं रह सकता। अगर आपको जो पोलर बेयर है, अगर आप चाहो कि वो आके आपके दिल्ली के किसी कान्हा नेशनल पार्क में या इधर कहीं गिर फॉरेस्ट में जाके रहने लग जाए, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो रह लेगा? नहीं रहेगा। तो उसको क्योंकि पोलर रीजन में रहने की आदत, उसको ठंड में रहने की आदत है, तो वो यहाँ इंडिया में गर्मी में आके नहीं रहेगा। समझे आप? तो इसी वजह से एटमॉस्फेयर, वेदर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम कैन बी फाउंड इन द बैकयार्ड ऑफ अ हाउस और इन एन एरिया एज लार्ज एज अ फॉरेस्ट। तो इकोसिस्टम कहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हो? अपने घर में भी मेंटेन कर सकते हो। आप क्या करोगे? घर में ऐसे ही पौधे लगाओगे जिनकी आप केयर भी कर सको और जो आपके सॉइल के, आपके घर के अकॉर्डिंग हो। आप अननेसेसरी पौधे अपने घर में नहीं लगाओगे जिनकी आप केयर नहीं कर सकते, जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट में ही मिलेंगे। ठीक है। और इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि जो फॉरेस्ट है वहां पर आपको बहुत ज्यादा वैरायटी मिल जाती है, इसीलिए वहां पर बायोडाइवर्सिटी होती है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है? अ रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी प्लेस इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट इकोसिस्टम। उस पर्टिकुलर जगह की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। द फ्लोरा एंड फोना ऑफ अ रीजन आर बेनिफिशियल टू द मैनकाइंड इन सेवरल वेज। जो पेड़ पौधे हैं, फ्लोरा पेड़, फोना जो एनिमल्स हैं, वो मैनकाइंड के लिए बहुत तरीके से, बहुत वेज में इंपॉर्टेंट है। दे सप्लाई एज इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये आप जानते हैं कि हमें प्लांट्स और एनिमल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और हमारे इकोसिस्टम को, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को मेंटेन करने में प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने एक वर्ड यूज किया था, डिफोरेस्टेशन। रेगुलर बेसिस पे प्लांट्स को
काटा जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन की वजह कि बारिश भी नहीं हो रही है, रेनफॉल तो नहीं है, जिसकी वजह से कई जगहों पर क्या कराई जा रही है, आर्टिफिशियल रेनफॉल कराई जा रही है, ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। तो डिफोरेस्टेशन जितना ज्यादा होगा, पॉल्यूशन उतना ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है, ट्रीज जो हैं उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं वो ट्रीज यूज कर रहे हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो गया तो हमारे लिए खतरनाक है। ये पॉल्यूशन क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है उसी को, तो कार्बन कंटेंट जो है वो ज्यादा हो जाता है, वही तो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम उस पॉल्यूशन को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं, ट्रीज को रेगुलरली कट कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। ठीक है ना। अब वो फायदा क्या है, आपको पता है, आपको नोटबुक्स ट्रीज से मिलती हैं, आपके घर के लकड़ी के दरवाजे होते हैं, विंडोज होती हैं, चेयर टेबल जो बनती है, सोफा बनता है, बेड बनता है, वो सब किससे बनता है, पेड़ के काटने से, पेड़ के तने से ही बनता है। तो मैं ये आपको सब क्यों बता रही हूँ, अगर आपको ये सब नहीं पता होगा, आप रेगुलर बेसिस पे आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट एक या दो प्लांट आप हर साल अपने आसपास लगाएं, और उसको रेगुलरली पानी दें, उसकी टेक केयर करें, ताकि वो बड़ा होके जब ट्री बड़ा हो जाए, टॉल हो जाए, तो क्या करे, आपको फायदा पहुंचाए। ठीक है ना। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ अ सर्टेन एरिया इज इंपॉर्टेंट टू द इकोसिस्टम एज वेल एज द पीपल लिविंग देयर। तो किसी भी एरिया की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए। जब हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लांट से हमें परफ्यूम्स, मेडिसिन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं। एनिमल्स भी के को भी हम यूज करते हैं, उनकी स्किन को यूज किया जाता है, लेदर की जैकेट्स बनाने के लिए, लेदर पर्स बनाने के लिए, फर को यूज किया जाता है वूल के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद एनिमल्स का मीट भी खाया जाता है, कुछ एनिमल्स का, नॉट ऑल। तो दिस दिस वे एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। वो हर एक पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी में कितने तरह की स्पीशीज आपके पास मौजूद हैं, और कितनी तरह की आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं, और उसके उस पर्टिकुलर एरिया का जो इकोसिस्टम है किस तरीके से बैलेंस्ड है। Trees provide economically useful products such as wood, timber, gums, resins, latex and medicines. ये हमें पता है कि ट्रीज हमें ये सब प्रोवाइड करता है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव होती हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब जो हमें पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज से मिलेंगी, जैसे कि क्विनीन एंड एंटी मलेरियल ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। ये पूछा जाता है कि क्विनीन कहाँ से मिलता है, या सिंकोना ट्री से आपको कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग मिलेगा, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग ड्रग है। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एक ही पर्टिकुलर लाइन से। द रोजी पेरिविंकल ऑफ मेडागास्कर एंड द पैसिफिक यू ट्री आर सम ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। सो बेसिकली हमने यहाँ पे दो ड्रग्स के नेम सुन लिए, एक तो एंटी मलेरियल और एक एंटी कैंसर, जो हमें पेड़ों से मिलते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसिफिक यू ट्री से हमें क्या मिलता है, एंटी कैंसर ड्रग मिलता है। ठीक है। ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू इनन्यूमरेबल एनिमल स्पीशीज, ये हम जानते हैं। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की जो साइकिल है वो भी ट्री से चलती है। और जो हमारी एनवायरमेंट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको भी रेगुलेट करने में ट्रीज का बहुत बड़ा रोल होता है। ट्रीज फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं, सॉइल इरोजन इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। तो ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो कि इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। रिमूवल ऑफ वन स्पीशीज फ्रॉम द एनवायरमेंट वुड ड्रास्टिकली अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर। तो अगर आप किसी भी एक स्पीशीज को कंप्लीटली रिमूव कर देते हो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट से, तो उसका एक ड्रास्टिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा आपके एनवायरमेंट के ऊपर। जैसे कि फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स वुड नॉट इंक्रीज इन नंबर इफ द पॉलिनेटर्स आर डिस्ट्रॉयड। अगर आपको ये बात पता है कि पॉलिनेटर्स होते हैं जो कि फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जो उसके बीज उनके बॉडी पर लग जाते हैं, फर पर लग जाते हैं, वो जहां पर बैठते हैं जाके फ्लावर से उड़ने के बाद,
तो वो वहां पर गिर जाता है और वहां पर एक नया स्पीशीज जो प्लांट है वो उग जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो अगर ये पॉलिनेटर्स खत्म हो जाएं, कंप्लीटली खत्म हो जाएं, तब क्या होगा? तब ये होगा कि जो फ्लावर्स जो पॉलिनेशन के थ्रू फ्लावर्स जो निकलते थे पॉलिनेशन के थ्रू, जो प्लांटेशन होती थी, वो सब कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा? एक ड्रास्टिक चेंज आएगा और आपको वो देखने को मिलेगा एनवायरमेंट में। Also, if these plants vanish, the pollinators would either have to look for an alternative source of food or nectar. तो बेसिकली जब मैं बात कर रही हूँ कि जो पॉलिनेटर्स हैं वो फ्लावर पर आकर बैठ रहे हैं, तो दैट मीन्स वो वहां से क्या ले रहे हैं? अपना नेक्टर या फूड कलेक्ट करते हैं, तभी वो वहां पर आकर बैठते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है कि ये कंप्लीटली वैनिश हो गए हैं, कंप्लीटली खत्म हो गए हैं, तो इसका ड्रास्टिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा अपने एनवायरमेंट में। नेक्स्ट वी हैव थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी पर हमारा इसका क्या थ्रेट है? फ्लोरा एंड फौना ऑल ओवर द वर्ल्ड आर फेसिंग सर्टेन challenges फॉर देयर सर्वाइवल। द मेजर थ्रेट टू द vast majority of flora fauna is deforestation. Let us discuss some of the major threats to biodiversity. So basically मैंने आपको जैसे कि बताया कि ज्यादातर जो है वो डिफोरेस्टेशन की वजह से ही है। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं डिफोरेस्टेशन से रिलेटेड, आई मीन जितने भी थ्रेट्स हैं उनसे रिलेटेड। तो पहला है डिफोरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, उसको हम कहते हैं डिफोरेस्टेशन कहती हैं। एग्रीकल्चरल लैंड्स को काटा जा रहा है ताकि उस पे हाउसेस बना सके, इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगा सके। ठीक है। वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड अचीव्ड फ्रॉम डिफोरेस्टेशन आर ऑल्सो यूज फॉर माइनिंग। माइनिंग के लिए भी किसको यूज किया जा रहा है? वो उस लैंड को यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो गाय भैंस हैं उनको मैदान में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो जो लैंड होती है वो बंजर हो जाती है, वो फर्टिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं हो रही है और उसमें आप कोई भी ट्री नहीं लगा सकते। डिफोरेस्टेशन के क्या क्या इफेक्ट हैं? नेचुरल कैलेमिटीज सबसे पहले है। कैलेमिटीज मतलब जैसे कि फ्लड आना, बाढ़ आना है। आपने देखा होगा सुनामी जब आई थी, तो उसके बाद से ये किया गया था कि वहां पर प्लांटेशन बहुत ज्यादा की गई थी सी शोर पर। तो रीजन यही था कि पेड़ जो हैं वो बहुत हद तक फ्लड्स को रोक लेते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? वो ज्यादा जो नुकसान होता है इंसानों को, जो जान माल का नुकसान होता है वो नहीं होता। लेकिन अगर हम रेगुलरली पेड़ों को काटते रहेंगे तो ये अल्टीमेटली हमें ही हार्म करने वाले हैं। सॉइल इरोजन, अगर ट्रीज और ग्रास कवर नहीं होगा, जो अपर लेयर होगी वो सन सॉइल की, वो सन के डायरेक्ट एक्सपोजर में रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? उसका जो मॉइस्चर है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे। और जो बैक्टीरिया इसको इसको फर्टाइल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो क्या पड़ेगा? वो खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जो रेन होगी वो क्या करेगी? सॉइल और सॉइल को, जो अपर लेयर होती है, उसको पानी के साथ बहा कर ले जाएगी, जिससे क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। और इसी वजह से क्या होता है कि इनफर्टाइल हो जाती है हमारी सॉइल, और ह्यूमस गेट्स रिमूव्ड एंड द हार्ड रॉकी सरफेस गेट्स एक्सपोज्ड, जिसकी वजह से ह्यूमस जो है वो रिमूव हो जाता है कंप्लीटली सॉइल में से, और एक हार्ड रॉकी सरफेस आपको दिखाई देता है सॉइल के ऊपर। इसी को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या करता है? लैंड को अनसुटेबल बनाता है किसी भी ग्रोथ के लिए, किसी भी वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल तो आप जानते ही हैं कि ये destruction of forest affects the atmosphere, water bodies and the water table and cause them to dry out. वाटर साइकिल आपको पता होना चाहिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर डेफोरेस्टेशन रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, आप ओवर ग्रेजिंग करा रहे हो, डेफोरेस्टेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा? ये अफेक्ट करेगा हमारे एटमॉस्फेयर को, वाटर बॉडीज को, वाटर टेबल को, जिसकी वजह से वो ड्राई आउट हो जाएंगे। आपने देखा होगा हर जगह स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो रही है आज के टाइम पे। क्यों हो रही है? रीजन क्या है? अल्टीमेटली डिफोरेस्टेशन।
Loss of biodiversity. Many species have become extinct and some become endangered due to the loss of forest cover, which is the natural home of various species. अब बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि हम रेगुलरली वो लैंड किस लिए यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट लैंड को कट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं, उसमें हम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो नेचुरल होम है वो खत्म हो रहा है। और इसीलिए वो एंडेंजर्ड होती जा रही हैं या एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है कि जितने भी बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनको अपने फायदे के लिए हंट करना, पोचिंग करनी। तो ये क्या है? ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन है। एनिमल्स आर इलीगली हंटेड फॉर स्किन, बोन और टस्क दैट कॉजेज endangerment of species. There are various level of endangerment such as threatened, endangered, vulnerable and extinct. तो सबसे पहले हम थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वो एनिमल्स जो बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स में हैं एंड मे बिकम एंडेंजर्ड इफ देयर प्रॉब्लम्स आर नॉट अटेंडेड। तो वो क्या हो जाएंगे? एक टाइम के बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, अगर हमने उनको अभी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं देखा तो। द हाउस स्पैरो हैज बीन इंक्लूडेड इन द IUCN। अब ये IUCN क्या है? IUCN एक बॉडी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मतलब जो नेचर को कंजर्व करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है। ये क्या करती है? जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं उन पे वर्क करती है। List of threatened animals. The bird population has been largely affected by the modern lifestyle of human, indiscriminate use of pesticide and radiations coming from communication towers। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कम्युनिकेशन टावर्स की वजह से क्या हो रहा है? जो मोबाइल के जियो के टावर्स, एयरटेल के टावर्स लगाए गए हैं, स्पैरोज जो हैं वो completely खत्म हो रहे हैं। बहुत ज्यादा हम फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं अपनी क्रॉप से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो 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 एनिमल्स हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है, और हमारी जो सॉइल है वो भी, उसकी भी फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है। एंडेंजर्ड स्पीशीज आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर। तो बेसिकली अगर हमने अभी से एंडेंजर्ड स्पीशीज पे काम नहीं किया तो आने वाले टाइम में ये कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वनरेबल स्पीशीज क्या होते हैं? कि जो एंडेंजर्ड होने वाले हैं, अगर उनको सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को, उनका जो रिप्रोडक्शन रेट है उसको इम्प्रूव नहीं किया गया। हमने अभी पढ़ा एंडेंजर्ड स्पीशीज का, जिसका मतलब ये है कि उनको, वो एक प्रॉब्लम में है, उनकी अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो वो एंडेंजर्ड नहीं होंगी, मतलब एक्सटिंक्ट नहीं होंगी। वल्नरेबल का मतलब है कि वो एंडेंजर्ड होने वाली हैं, क्योंकि उनका जो सर्वाइवल है और रिप्रोडक्शन रेट है, अगर आपने उसको इम्प्रूव नहीं किया तो क्या होगा? वो वनरेबल हो जाएंगी। इन इंडिया सम एनिमल्स ऑन द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज आर एशियाटिक लायन, लायन टेल्ड मकाक, रेड पांडा, गेंजिस रिवर डॉल्फिन, वन हॉर्न्ड राइनोसिरस, स्नो लेपर्ड एंड पिंक हेडेड डक। तो ये सारे क्या है? ये एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। एक्सटिंक्ट मतलब जो कंप्लीटली खत्म हो चुके, हमारे प्लैनेट से गायब हैं। ठीक है, जैसे कि क्वागा, एक तरह का जीब्रा होता था, डोडो और तस्मानियन वुल्फ, ये क्या है? ये कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं हमारे प्लैनेट से। क्लाइमेटिक चेंजेस। चेंजेस इन क्लाइमेट अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। ये हमें पता है कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे पर्टिकुलर रीजन पे। जैसे जैसे एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? पोलर आइस कैप्स जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से सी लेवल जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगा? इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि पोलर बेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहते हैं? स्नो और आइस में रहते हैं, और उनका ही वो घर है, और वो वहीं पे हंटिंग भी करते हैं, वहीं पे रहते हैं भी पूरे टाइम। लेकिन अगर ये रेगुलर बेसिस पे जो आइस कैप्स हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो पोलर बियर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा, और एक टाइम के बाद वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है। वो उनकी जो बॉडी है वो इस तरीके से बनी होती है कि वो उसी
टेम्परेचर में, पोलर रीजन के जो टेम्परेचर है वो बहुत कोल्ड रीजन होता है, उसी में वो अपने आप को विदस्टैंड करते हैं। बट अगर उसको उनको आप गर्मी में इधर लेकर आ जाएंगे किसी और एनवायरनमेंट में, तो वो वहां पर रह नहीं पाएंगे। इसीलिए उनके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो उम्मीद करती हूँ इतना चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।